नमस्कार बच्चों। आज हम समाजशास्त्र में सहयोग और संघर्ष को आगे से पढ़ेंगे। कल हमने एक उदाहरण के माध्यम से पढ़ा था सहयोग और संघर्ष क्या होता है। उदाहरणों को लेंगे। प्रथम परिवार तथा घर है और दूसरा भूमि आधारित संघर्ष है। पारंपरिक तौर पर परिवार तथा घर सामंजस्यपूर्ण इकाई के रूप में देखे जाते रहे हैं, जहाँ सहयोग प्रमुख प्रक्रिया थी तथा परार्थवाद मनुष्य के आचरण के प्रेरणात्मक सिद्धांत थे। पिछले 3 दशकों से महिलावादी विश्लेषकों द्वारा इस मान्यता पर प्रश्न उठाए जा रहे हैं। अमर्त्य सेन जैसे विद्वानों ने भी बलात् सहयोग की संभावना को माना है। सिर्फ विभिन्न दलों को ही सहयोग से फ़ायदा नहीं, उनके व्यक्तिगत क्रियाकलापों को भी प्रत्यक्ष सहयोग के रूप में लेना होगा। छोटे मोटे संघर्षों के विद्यमान होने पर भी यद्यपि सामाजिक तकनीकी के चुनाव में हितों का संजीता संघर्ष हो सकता है। पारिवारिक संगठनों की प्रकृति के लिए ये आवश्यक है कि इन संघर्षों को आपसी सहयोग के द्वारा निपटाया जाए। साथ ही संघर्ष को विचलित व्यवहार के रूप में देखा जाए। चूँकि संघर्षों को प्रत्यक्ष रूप से संप्रेषित नहीं किया जाता, अतः यह देखा गया है कि मध्य वर्ग तथा अधीनस्थ वर्ग, चाहे घर में महिला हों या कृषक हों या समाज में किसान वर्गों में समायोजन या सहयोग पाने के लिए व्यक्ति एवं विभिन्न प्रकार की रणनीति बनाते हैं। अनेक समाजशास्त्रीय अध्ययन अप्रत्यक्ष संघर्ष तथा प्रत्यक्ष सहयोग को दिखाते हैं, जो सामान्य है। नीचे दिया गया उद्धरण घर में महिलाओं के व्यवहार तथा अंतःक्रिया पर किए गए कई अध्ययनों से लिया गया है। बताया गया है भौतिक दबाव तथा प्रेरणा का सहयोग तथा उससे बढ़कर वितरण तथा वितरण प्रक्रिया में प्रत्यक्ष संघर्ष के बहुत कम साक्ष्य हैं। इसके बदले निर्णय लेने, आवश्यकताएं तथा प्राथमिकताएं, आयु, लिंग तथा जीवन चक्र सोपानिक है। सोपानिक यानी सीढ़ी दर सीढ़ी, ऐसे सोपान जिसका स्त्री तथा पुरुष दोनों समर्थन करते हैं। अतः स्त्रियां अनेक विशेषताओं को सतत रूप में अर्जित करती हुई दिखाई देती हैं। घरेलू वस्तुओं के वितरण में विभेदीकृत कार्य, अपने आने वाले समय में सुरक्षा के लिए अन्य घरेलू संबंधों तथा संसाधनों तक पहुंच न मिलने के कारण ये उनके भौतिक हित में होता है कि वे बेटे को मान्यता दें, जो इस संस्कार की महत्वपूर्ण विशेषता है, तथा अपने अनियमित भविष्य के बीमा के लिए अपने बेटों को सहयोगी रूप में जीतने के लिए उनके लिए स्वार्थ रहित समर्पण की उनका निवेश होता है। मात्र परहितवादिता उत्तरी भारत के मैदानों में बेटों को लेकर पूर्वाग्रहित है तथा इसे स्त्री के पितृसत्तात्मक जोखिम के प्रत्युत्तर के रूप में देखा जा सकता है। स्त्री पूरी तरह से शक्तिहीन नहीं है, परंतु पुरुष के निर्णय लेने की ताकत के समक्ष वह अप्रत्यक्ष ही रहती है। विश्वसनीय दोस्तों का उपयोग, दोस्त, रिश्तेदार या पड़ोसी अपनी तरफ से छोटे मोटे व्यापार करने में पैसों का छुपकर लेन देन, पर्दा तथा मातृत्व जैसी लैंगिक विचारधारा पर बातचीत करना वे रणनीतियाँ हैं जिनके आधार पर स्त्रियों ने पुरुष की शक्ति का प्रतिरोध किया है। उनके प्रतिरोध का ये गोपनीय रूप घर के बाहर सहयोग के विकल्पों की कमी तथा खुले संघर्ष से जुड़े सहवर्ती जोखिमों को दिखाता है। समाजशास्त्रीय प्रश्नात्मक परंपरा को ध्यान में रखते हुए मान लिए जाने वाले तथ्यों को पर इस अध्याय में परीक्षण किए गए। इस पाठ में सहयोग, प्रतिस्पर्धा तथा संघर्ष की प्रक्रियाओं की आलोचनात्मक रूप से जांच की गई। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से ये प्रक्रियाएं स्वाभाविक ही नहीं मानी जाती, ये उन्हें आगे अन्य सामाजिक विकास से जोड़ता है।
नीचे दिए गए अनुच्छेद में आप भूमि संबंधों तथा भारत के भूदान ग्रामदान आंदोलन के विषय में पढ़ेंगे। बॉक्स को पढ़िए, देखिए कि समाज में सहयोग किस प्रकार समाजशास्त्रीय रूप में तकनीक तथा उत्पादन की आर्थिक व्यवस्था से जुड़ा है। यानी कि ये जो बॉक्स दे रखे हैं, उन बॉक्सों में जो क्रियाकलाप दे रखे हैं उनको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। फिर आता है उपसंहार। इस पाठ का मुख्य उद्देश्य एक और सामाजिक तथा स्तरीकरण के संबंधों को समझना है, तो दूसरी ओर सामाजिक प्रक्रिया के रूप में सहयोग, प्रतिस्पर्धा तथा संघर्ष को आपने देखा होगा कि तीनों सामाजिक प्रक्रियाएं भिन्न हैं, लेकिन अधिकांशतः वे एक साथ मौजूद होती हैं तथा एक दूसरे से कभी छिपे और कभी खुले रूप में संबंध और विद्यमान होती हैं। जैसा कि बलात् सहयोग के संदर्भ में हुई चर्चा से पता चलता है। हम इसे दिए गए 2 क्रियाकलापों से समाप्त करते हैं, जो जीवन की सही घटनाओं पर आधारित है, जो आपकी समाजशास्त्रीय सोच को खोजने में मदद करेगी कि सामाजिक संरचना तथा स्तरीकरण व्यवस्था में तीनों प्रक्रियाएं जो भिन्न रूप में स्थित हैं, किस प्रकार से सामाजिक समूहों के लिए कार्य करती हैं। अब आता है भूमि संघर्ष। भूमि संघर्ष सन 1956 में हरबख्श एक राजपूत ने नत्थू अहीर से 100 रुपये अपने 2 एकड़ ज़मीन को गिरवी ही रखकर कर्ज लिया। उसी वर्ष हरबख्श की मृत्यु हो गई और उसके उत्तराधिकारी गणपत ने सन 1958 में ज़मीन को वापस लेने का दावा किया। इसके लिए उसने 200 रुपये देने की पेशकश की। नत्थू ने गणपत को ज़मीन वापस करने से मना कर दिया। गणपत इसके लिए कानूनी कार्रवाई का सहारा नहीं ले सका, क्योंकि यह लेन देन आय व्यय रिकॉर्ड में कहीं दर्ज नहीं था। इन परिस्थितियों के अधीन गणपत ने हिंसा का सहारा ले सन 1959 में जबरन भूमि पर अधिकार कर लिया। गणपत चूँकि स्वयं एक पुलिस कांस्टेबल था, अतः इस मामले में उसने अफसरों पर काफ़ी ही दबाव डाला। जब पटेल फुलेरा गया तो पुलिस स्टेशन ले जाया गया और जबरन उसे इस बात पर राज़ी किया गया कि वह ज़मीन गणपत को वापस लौटा देगा। इसके पश्चात ग्रामवासियों ने की एक सभा बुलाई गई। तब पटेल को पैसा दिया गया और गणपत को अपनी ज़मीन वापस मिली। इसके स्रोत ओमेन टीके 1972 करिश्मा स्टेबिलिटी एंड चेंज एंड एनालिसिस ऑफ भूदान ग्राम दान मूवमेंट इन इंडिया दिया। ये भूमि संघर्ष बताया गया कि किस तरीके से कांस्टेबल को राजी किया गया और उसकी भूमि वापस उसको दिलाई गई।